गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज 5 सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है, बीपीएससी का एग्जाम अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में होने जा रहा है। आप लोगों को सूचना दे दें कि बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित फाउंडेशन बैच हमारा संस्थान में सुबह और शाम में शुरू किया गया है। इसके अलावा ज्योग्राफी ऑप्शनल शाम 6 बजे, एलएसडब्ल्यू शाम 3 बजे और 4 बजे से जीएस मेंस का बैच उपलब्ध है। आप सभी लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो यथासंभव कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है जिस पे आप कॉल करेंगे, सामने लिखा हुआ है 9128132320, 7033184777। एक और नंबर है 8804583043। चलिए हम लोग आज पहला प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किस एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, अंडमान एवं निकोबार। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अक्षांश का मतलब हुआ पृथ्वी पर 0 डिग्री के समानांतर जो भी रेखाएं खींची गई है, ये अक्षांश रेखा है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात किस एक इनमें से राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है, तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। फिगर से स्पष्ट है। अक्षांशीय विस्तार देखिए अंडमान निकोबार का दिखाया गया है। तो लास्ट बिंदु यहाँ नीचे 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और ऊपर में 14 डिग्री नॉर्थ, अर्थात टोटल 8 डिग्री एक्सपेंशन इस द्वीप समूह का है। इतना किसी भी भारत में राज्य का एक्सपेंशन नहीं है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, नासिक से मुंबई जाने के लिए किस एक दर्रा का उपयोग होगा? तो नासिक से मुंबई जाते हैं, अर्थात पश्चिम घाट में जो दर्रा होगा वो होगा थाल घाट। ऑप्शन दीजिएगा ए, थाल घाट दर्रा। अगला प्रश्न है, बैलाडिला लौह अयस्क इनमें से किस पठार पर स्थित है? बैलाडिला ये छत्तीसगढ़ में है, बैलाडिला की खान, और ये दंडकारण्य। ऑप्शन दीजिएगा डी, दंडकारण्य पठार पर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन खरीफ फसल है? खरीफ अर्थात जो मानसूनी वर्षा जल के बाद जिस फसल को लगाया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। तो इसमें एक मूंगफली होगा और एक अरहर होगा, अर्थात इसका 4 का ऑप्शन दीजिएगा ई। हम लोग चलते हैं 5वां नंबर पे प्रश्न, जर्मनी की सहायता से कौन एक लौह इस्पात संयंत्र लगाया गया है? तो जर्मनी की सहायता से लगाया गया, ऑप्शन डी दीजिएगा, राउल किला लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बोकारो ये यूके के सहयोग से, दुर्गापुर यूके के सहयोग से, भिलाई जो है रसिया यूएसएसआर के सहयोग से लगाया गया है। अगला प्रश्न 6 नंबर, इनमें से किस एक मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है? तो ह्यूमस इसमें सी दीजिएगा, पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस सबसे ज्यादा पाया जाता है। ह्यूमस की बात कही गई है, पर्वतीय मिट्टी में सबसे। हाजीपुर किस रेलवे का मुख्यालय है? बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, या पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, या उत्तरी मध्य रेलवे का। तो इसमें ऑप्शन होगा बी, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर में उदाहरण है, ये मुख्यालय है। 7वां के बाद हम लोग चलते हैं 8वां नंबर, दूरी के अनुसार पृथ्वी से शनि ग्रह का स्थान पर आता है। पृथ्वी से पूछता है शनि। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा कि हम यहाँ पर बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे मान लें कि ये है सन, सन से जो पहला होगा ये होगा बुध, इसके बाद आगे का होगा शुक्र, इसके बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि। तो पृथ्वी ये है अर्थ, अर्थ का सबसे नजदीकी है वेनस, दूसरा है मार्स, तीसरा है मरकरी, चौथे नंबर पे आता है जुपिटर, और 5वें नंबर पर आता है शनि। यही है शनि, SATURN, सैटर्न। तो ये 5वें नंबर पर आएगा। ऑप्शन दीजिएगा इसमें से 5वां, अर्थात 8 का ऑप्शन होगा ए, 5वां नंबर। 8 के बाद हम लोग चलते हैं 9 नंबर पे। प्रश्न है, हिमालय इनमें से किस एक ग्रह का उपग्रह है?
तो ये होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति का हिमालय उपग्रह जानेंगे। चलिए अगला 10वां नंबर प्रश्न है, इनमें से किस एक शहर का समय आगे है, अर्थात सबसे ईस्ट में जो शहर होगा वो सबसे आगे होगा, अर्थात इसका ऑप्शन दीजिएगा सी, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो सबसे आगे है इसमें। प्रश्न है 11 नंबर, आयरलैंड एवं इंग्लैंड के बीच कौन सा सागर है। तो आयरलैंड और इंग्लैंड यूरोप में, इसके बीच में है सी, आयरिश सागर। ऑप्शन दीजिएगा आयरिश सागर। इसको हम लोग फिगर से भी देख सकते हैं। जैसा फिगर में देखिए आयरिश सागर दिखाया गया है, ये साइड यूके इंग्लैंड है और ये साइड है आयरलैंड। आयरलैंड और यहाँ देखिए लिखा गया है आयरलैंड और ये साइड है यूके, दोनों के बीच में है आयरिश सागर। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं और ये प्रश्न है, इनमें कौन एक स्थल के मध्य में स्थित देश है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यूरोप से ही क्वेश्चन है। पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया। तो इसमें ऑप्शन होगा हंगरी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, बाकी सभी कहीं ना कहीं सी से सटता है। इसको भी हम लोग मैप से देख सकते हैं। फिगर से देखिए यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। हंगरी देखिए बीच में लैंडलॉक्ड दिख रहा है, जबकि रोमानिया और बुल्गारिया काला सागर से ये ब्लैक सी है। और ऊपर में पोलैंड, ये जो है ऊपर में उत्तरी सागर से सटा हुआ यहाँ का जो भाग है, ये बोथिनिया की खाड़ी से ऊपर वाला पार्ट में सटा हुआ है। अर्थात हम लोग यहाँ पर हंगरी को ही लैंडलॉक्ड कंट्री के रूप में देख रहे हैं। ऐसे पोलैंड यहाँ पे मुख्य रूप से बाल्टिक सागर के साथ सटा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र लोम्बार्डी किस देश में स्थित है। तो ये जो लोम्बार्डी है ये है इटली। ऑप्शन दीजिएगा बी, लोम्बार्डी का मैदान इटली में है। अगला है बिलबाओ किस देश का इस्पात केंद्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिलबाओ 14 नंबर, और ये किस देश का इस्पात केंद्र है। तो ये होगा स्पेन। स्पेन जैसा कि हम लोग जानते हैं यूरोप का ही देश है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन एक भूमध्य सागर का द्वीप है। तो इसमें भूमध्य सागर का द्वीप के रूप में हम लोग जानते हैं यह है लिपारी द्वीप, और इसी पे अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भी, अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर। चलिए अगला, जिसको हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन एक बरसाती नदी है। पहचानना है तो ये सक्रिय हो जाएगा ऑप्शन बरसाती, चूंकि ये दक्षिण बिहार की नदी है। बाकी महानंदा, बलान, कमला ये सभी उत्तरी बिहार की नदी है, ये सदानीरा है। बिहार का कौन सा जिला भविष्य में स्वर्ण भंडार हो सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे राजगीर है, पश्चिम चंपारण है, इसके अलावा और भी देख रहे हैं क्या है। चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं, आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं। हाँ, ऑप्शन दिया हुआ है जमुई, देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी, जमुई। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, इनमें गर्म झरना का स्थान है। इसमें कौन एक गर्म झरना का स्थान कहाँ है। तो 18 नंबर का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, भीम बांध मुंगेर यहाँ भी गर्म है, राजगीर भी गर्म है। तो ऑप्शन दे दीजिएगा ई, 18 का ऑप्शन दे दीजिएगा ई। चलिए 19 में हम लोग आते हैं। प्रश्न है, बिहार में दलहन उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसमें मोकामा दियारा, राघोपुर दियारा, शिवालिक भाबर क्षेत्र बिहार का, सीमांत पठारी प्रदेश। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा मोकामा दियारा सबसे इंपॉर्टेंट है। मोकामा दियारा दलहन के उत्पादन के लिए बिहार में प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला और लास्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बिहार का मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है। चलिए हम लोग इसमें देख लें, दूसरा स्थान, पहला स्थान, चौथा स्थान और छठा। तो ये भी हाल में बिहार का पेपरों में छपा था, ये ऑप्शन दीजिएगा सी, चौथा स्थान आता है। चलिए अब हम लोग जो 21 नंबर से शुरू करने जा रहे हैं, ये है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। 21 नंबर से इकोनॉमिक्स में सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो ये दीजिएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। चलिए अगला 22 नंबर प्रश्न पे आते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, यह है सी, 9.2% ऑप्शन। चलिए 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत
युवा शक्ति पर ध्यान देते हुए कितने औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया गया है? तो ये होगा ऑप्शन डी 89। सभी सब रट जाना है, बीपीएससी का एग्जाम होने ही जा रहा है। बिहार बजट में कितना प्रतिशत रुपया का अंश शिक्षा विभाग पर, देखिए शिक्षा में कितना इस बार दिया गया है ये पूछा जा रहा है। तो 22.20%, ऑप्शन दीजिएगा ए 22.20%। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 नंबर। और ये 7 औद्योगिक पार्क, ऑप्शन दीजिएगा बी 7 औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बिहार के कुल बजट 2022-23 का कितना प्रतिशत भाग विकासात्मक व्यय को आवंटित किया गया है? और ये है 67.37%, ऑप्शन बी। विकासात्मक व्यय मतलब इतना पैसा, इतना प्रतिशत रुपया जो है विकास में खर्च होगा, नए चीजों में, जिसमें ग्रीनफील्ड ज्यादा शामिल है। 2022-23 में आते हैं, प्रश्न है बिहार का विकास दर रहने का अनुमान कितना लगाया गया है? 2022-23 में जो बिहार का विकास दर होगा ये कितना है 27 में? तो इसका ऑप्शन दीजिएगा सी 9.70%, ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, बिहार में इथेनॉल उत्पादन के लिए कुल कितनी फैक्ट्रियां लगाई जाने की बात कही गई है? जैसा कि आपको मालूम होगा शहनवाज हुसैन बहुत ज्यादा इसमें एक्टिव हैं इस काम को लेकर के। ऑप्शन दीजिएगा ए 151 फैक्ट्री लगाए जाने की बात चल रही है। अगला प्रश्न है, पटना मेट्रो रेल सेवा हेतु वर्तमान बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो पटना मेट्रो के लिए, पटना मेट्रो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवहन का साधन होने जा रहा है, इसमें 150 करोड़ रुपया, ऑप्शन डी दीजिएगा 150 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न, वर्तमान बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? ये 700 करोड़ रुपया, ऑप्शन दीजिएगा बी 700 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। 31 में आइए, इनमें कौन किसी चयनित क्रियाकलाप की अवसर लागत है? इनमें कौन किसी चयनित क्रियाकलाप की अवसर लागत है? ऑप्शन के अनुसार, जैसा पहले भी बताएं, जो सबसे ज्यादा बड़ा लगता है उसको मार दिया कीजिए यहाँ पर, क्योंकि कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आता है, बड़ा मार देना है। ऑप्शन दीजिएगा डी सर्वोत्तम के बाद के विकल्प का मूल्य जिसे छोड़ दिया गया है। 31 के बाद आते हैं 32 नंबर प्रश्न पे, कौन एक कथन वर्ष 2014-19 के दौरान भारत में किए गए सामाजिक क्षेत्र व्यय के संदर्भ में सही है? 32, और इसमें भी सबसे बड़ा ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, सी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर किए गए व्यय में गतिरोध था, यही ऑप्शन हो जाएगा। 33 नंबर पे आते हैं, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार हाल के वर्षों में भारत ने किन एचडीआई घटकों में सुधार किया है? तो इसमें ऑप्शन डी है सभी घटक, जन पर, आयु संभाव्यता, विद्यालय शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष, प्रति व्यक्ति जीएनआई और विद्यालय शिक्षा के माध्य वर्ष। अगला प्रश्न है, रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? 34 नंबर, तो रेरा का ऑप्शन दीजिएगा डी रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑप्शन होगा डी। और 5वां नंबर प्रश्न है, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? देखिए 20 से थोड़ा पुराना हो गया है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लेना है, नरेंद्र सिंह तोमर। और इसके बाद अब हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए प्रश्न 106 से हिस्ट्री शुरू होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता संग्राम में गदर पार्टी का रोल रहा है, और ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन दीजिएगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका एक अहम रोल था। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1913 ईस्वी में हुई थी, गदर पार्टी की 15 जुलाई 1913 में। चलिए, इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जो हमारा गदर पार्टी बना था इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्टी में या इस हिंदी संघ में सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा बहुत ही इंपॉर्टेंट
लोग थे जो इस पार्टी को चला रहे थे। गदर आंदोलन ने जो है सैन फ्रांसिस्को में एक युगांतर आश्रम की भी स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न 107 नंबर पर हम लोग आते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 108 का संबंध इनमें से किसके साथ है? जैसा कि पिछले बार वाला टेस्ट में भी आया था, तो ये होगा आंसर इसका प्रफुल्ल चाकी, और एक खुद्दीराम बोस भी थे इसमें, दोनों को फांसी दिया गया था। जैसा कि आपको मालूम है, सेशन जज किंग्सफोर्ड जो आया थे, किंग्सफोर्ड, इन पर बम फेंकने के कारण इन दोनों को दोषी पाया गया था। किसको किसको? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न है 108 का, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था बी 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, काकोरी षड्यंत्र एक ऐसी घटना थी, इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो अपने पास देश को आजाद कराने के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से घटना दिए थे। इसमें शामिल थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन सिंह, और फिर इन सबों को बाद में फांसी की सजा हो गई थी। चलिए इसका अगला प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कितने वर्षों के लिए? 8 वर्षों के लिए जेल हुआ था, या 6 वर्षों के लिए? तो ऑप्शन दीजिएगा, 6 वर्षों के लिए जेल हुआ था। इनको मांडले जेल में रखा गया था। जैसा 1908 ने, बल्कि 1897 होगा, ये सही है, 1897 बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष के लिए, मांडले जेल में इनको रखा गया था, जो कि बर्मा में है। चलिए आपको मालूम होगा कि तिलक के द्वारा जो एक केसरी और दूसरा मराठा, ये दो पत्र या दो पत्रिका जारी किया जाता था, जिसमें केसरी मराठा में लिखा गया था और मराठा अंग्रेजी में लिखा गया था। ये अंग्रेजी में था और केसरी जो है मराठा में था, मराठा में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, डी, वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, 1773 से लेकर 1785 ईस्वी तक विलियम फोर्ट प्रेसिडेंसी। विलियम फोर्ट पूछता है एग्जाम में कहाँ आया, तो आंसर दीजिएगा कोलकाता। तो विलियम फोर्ट में ये रहा था, और बंगाल का जो है सुप्रीम काउंसिल का भी अध्यक्ष रहा था। इसे भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये जब यहाँ अपने कार्यकाल में थे, तो इन पर बाद में कुप्रबंधन का और व्यक्तिगत भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा था। 111 नंबर प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी दीजिएगा ऑप्शन, सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, बाकी सब सही है। हेक्टर मुनरो के समय में 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ये भी सही है। 1814 और 16 के बीच में हुआ था। एक चीज और जान लीजिए, तृतीय मराठा युद्ध 1817-19 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, 1799 में हुआ था। और ये भी जानिए कि द्वितीय मराठा युद्ध भी लॉर्ड बेलेजली के समय में हुआ था, द्वितीय मराठा युद्ध। और बसीन की संधि याद रखेंगे 1802 में हुआ था, लॉर्ड बेलेजली के समय में ही बसीन की संधि। जैसा कि आपको मालूम है बसीन कहाँ है, तो बसीन एक आज के डेट में गुजरात के समीप दमन के पास बसीन एक जगह था उस समय, आज भी वहां पर है, जो एक छोटा मोटा बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता था। तो बसीन की संधि वही थी। वजह था इसमें मराठा संघ को तोड़ने का कदम या तोड़ने का निर्णायक कदम उठाया गया था बसीन की संधि में, मराठा को हराने के उद्देश्य से ही है। चलिए अगला प्रश्न है 112 नंबर, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, तो 1877, ये पिछले बार भी ये क्वेश्चन आया था 1877 में। महारानी विक्टोरिया जिनका जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में,
और 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की ये महारानी बनी थी और इनका छवि इतना ज्यादा उदार था कि इन्हें 1877 में भारत की सामग्री भी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, यह कौन थे? तो सी आर दास थे। ऑप्शन दीजिएगा ए, सी आर दास थे इसमें। जैसा कि आप जानते हैं सी आर दास 37वां कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्ष बने थे 1922 में गया में। इसके अलावे और हम लोग आगे चलते हैं 114 नंबर प्रश्न में, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? होम रूल, तो ये होगा तिलक। हालांकि एनी बेसेंट भी हैं, लेकिन पहले हुआ था तिलक के द्वारा और ये अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में। और जबकि एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 2016 में किया गया था, सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना की गई थी। तिलक का दो पत्रिका, जैसा कि अभी ऊपर भी बताया गया था, एक था केसरी, दूसरा था मराठा। मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में लिखा गया था। इसके अलावे और भी जान लें, एनी बेसेंट का प्रमुख पत्रिका है न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 115 में, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था, बहुत आसान है, सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू। ये बहुत ही फेमस है। चलिए अगला प्रश्न 116 में आते हैं, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे और कौन इसमें नहीं था? तो श्रीनिवास अयंगर ये नहीं थे। सी राजगोपालाचारी, विठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास ये सब थे, लेकिन सी राजगोपालाचारी के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि ये सी राजगोपालाचारी परिवर्तनवादी नहीं थे, जबकि विठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू ये सभी परिवर्तनवादी थे। परिवर्तनवादी और परिवर्तन विरोधी से तात्पर्य है कि सरकार के बिल्कुल खिलाफ हो जाते थे, चित्तरंजन दास हैं, विठल हैं या मोतीलाल नेहरू, लेकिन सी राजगोपालाचारी जो ब्रिटिश सरकार थी उससे बहुत लोहा या पंगा लेना नहीं चाहती थी, अर्थात ये लोग नरम दल बोलिए, लेकिन ये लोग थोड़ा गरम दल वाले लोग में से आते थे। चलिए अगला प्रश्न है 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? ऑप्शन ए दीजिएगा, प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से साइमन कमीशन आया था। उसमें भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। चलिए अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो ये ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उस समय सवज्ञा आंदोलन को अधिकार दिया गया था, सवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जारी हुआ था और ये वही दांडी मार्च जो हुआ था गांधी जी के द्वारा 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में, उसी दरमियान में उसी आंदोलन को इस सवज्ञा आंदोलन का एक प्रकार से नाम दिया गया है। 119 नंबर प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर में भी और कहीं पर नागालैंड भी मिलता है। हालांकि मुख्य रूप से इसे मणिपुर कहेंगे और नागालैंड उचित ज्यादा नहीं है कहना, मणिपुर आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नागा लोगों को अंग्रेज के खिलाफ करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, इसलिए सोच समझकर यदि दोनों ऑप्शन में तो मणिपुर देंगे, यदि ऑप्शन दोनों नहीं होगा तो फिर नागालैंड केवल होगा तो नागालैंड देंगे, मणिपुर होगा तो मणिपुर देंगे। ये आंदोलन जो चलाया गया था, ये आंदोलन चलाने का जो कहने का मतलब ये आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो ये आप जान लेंगे, ये था गैडिन लियू, गैडिन लियू, गैडिन गैडिन लियू के नेतृत्व में चलाया गया था ये। चलिए अगला प्रश्न 120 नंबर, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? यह था एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन दीजिएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी।
एलन कैंपबेल के द्वारा कुछ पुस्तक भी लिखा गया था, वो था मिशन विथ माउंटबेटन, और दूसरा था पीस ऑफरिंग, और तीसरा था माउंटबेटन इन रेस्ट्रोस्पेक्ट। अगला 121 नंबर है, तृतीय संगम हुआ था। बहुत आसान है, तृतीय संगम मदुरै में हुआ था। जैसा कि और भी जान लीजिए, प्रथम संगम भी मदुरै में ही हुआ था, लेकिन द्वितीय संगम जो हुआ था ये कपाटपुरम में हुआ था। द्वितीय संगम कपाटपुरम, याद रखना है, कपाटपुरम ऐसा पूछ दे तो। और ये सभी कहाँ है? सभी तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न 122 नंबर है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है धौलावीरा से। ऑप्शन डी, धौलावीरा कहाँ है? ये कच्छ क्षेत्र में है। कच्छ का जो एक द्वीप है, खादीरा द्वीप, खादीरा द्वीप भी कहीं पे रहता है लिखा हुआ, वहीं पे मिला है धौलावीरा साक्ष्य में शैलकृत स्थापत्य का। जैसा कि 2021 में अब धौलावीरा को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। 122 के बाद आते हैं 123 नंबर, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वह है। ये प्रश्न ही थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, इसको छोड़ दीजिए। 124 पे आइए, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो ये सिंधु नदी जहां दिख रहा है बस मार देना है, सिंधु नदी के क्षेत्र में तक्षशिला है। सिंधु और झेलम होगा इसका आंसर। तक्षशिला जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, और तक्षशिला में जो लोग पढ़ाई किए थे उनमें कौटिल्य, पाणिनि, चंद्रगुप्त, जीवक, प्रसेनजीत आदि वहां से शिक्षा ग्रहण किया था। ऐसे ऐसे महापुरुष वहां पढ़ाई किए थे जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में इन समूह का नाम लिया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो ये था मेगास्थनीज ने लिखा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इन्होंने इंडिका में इस बात को लिखा है। अगला 126 नंबर प्रश्न, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार मक्का में कब हुआ था? तो 8 जून, ऑप्शन दीजिएगा बी 570, 8 जून 570। 27 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो नहीं देने वाला आदमी गयासुद्दीन तुगलक है। इल्तुतमिश बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक चौथी मंजिल में 2 मंजिल जुड़वाकर 5वीं मंजिल करवा दिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसको पूरा करवाया था, ऐसा कि हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन 128, और इसका ऑप्शन दीजिएगा सी, नासिरुद्दीन महमूद, जो कि सल्तनत में तुगलक राजवंश का अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है, जो 1412 ईस्वी में गद्दी से पदमुक्त होता है। अगला है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध हैं? और ये है वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से, वैष्णव का 10 अवतार है, उसमें एक बलराम भी हैं, राम भी हैं। और जो चैतन्य के बारे में कहा जाता है, ये कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। और कृष्ण का उल्लेख पहली बार छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न 130 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो दिल्ली की किला एक कुहना मस्जिद, ऑप्शन दीजिएगा डी। जबकि जौनपुर का अटाला मस्जिद, ये जो है इसका निर्माण इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा कराया गया था। और इसी प्रकार से दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और दिल्ली का किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण ये करवाया गया है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी, शेरशाह के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न 131 नंबर, हैदराबाद को किसने वहाबी आंदोलन का केंद्र बनाया था? ये ऑप्शन है 131 का इनायत अली ने बनाया था, ऑप्शन दीजिएगा डी।
अगला प्रश्न, श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद कौन बिहार का कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना था? तो दीप नारायण सिंह, ऑप्शन दीजिएगा ए। 133 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। इसमें जो ऑप्शंस है उसके अनुसार कोई भी सही नहीं, अर्थात दीजिएगा ई, ऑप्शन होगा ई। जैसा कि जान ले, अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 में हुआ था। दिसंबर 1977 में हुआ था। और एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। बलवंत राय मेहता, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लिख देते हैं। बलवंत राय मेहता, ये हुआ था 1956 में। दोनों का उद्देश्य क्या था? तो दोनों का उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से अपना व्यू सरकार को दिया था। तृतीय बौद्ध संगीति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? महावंश, ऑप्शन दीजिएगा डी। महावंश में 1, 2, 3, ये 3 शुरू का जो बौद्ध संगीति हुआ, तीनों का इसमें हमें जानकारी देता है महावंश। चौथी बौद्ध संगीति का केवल नहीं देता है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 249 ईसा पूर्व में अशोक के समय में पाटलिपुत्रा में हुआ था। और इसी संगीति में जो है अभिधम्म पिटक की रचना भी हुई थी, और उसमें बौद्ध भिक्षुओं को विदेशों में प्रचार करने की छूट दी गई, जिसमें अशोक के पुत्र एवं पुत्री जो महेंद्र और संघमित्रा था, श्रीलंका को प्रचार करने के लिए भेजा गया था। अगला प्रश्न है, शशांक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? मगध पर। शशांक एक गुप्त काल जब खत्म होता है तो उत्तर गुप्त काल में शशांक अपना बंगाल के क्षेत्र में एक गौड़ प्रदेश में अपना डायनेस्टी स्थापित किया था, और उसका उद्देश्य था बंगाल बिहार को जीत करके पूरा उत्तरी भारत पर आक्रमण करना या उस पे विजय प्राप्त करना। तो इसका आंसर दीजिएगा मगध पर। अगला है, अहमद बहानी किस देश के यात्री थे? 136 नंबर, और ये डी, ईरान के थे रहने वाले। अगला 137 नंबर है, मुल्ला मोहन कहाँ के प्रमुख सूफी संत थे? कहाँ के नहीं, किस संप्रदाय के सूफी संत थे? तो नक्शबंदी संप्रदाय के थे, ऑप्शन दीजिएगा सी। मुल्ला मोहन किस संप्रदाय के सूफी संत थे? तो याद रखना है नक्शबंदी के थे मुल्ला मोहन। चलिए अगला 138 नंबर है, शेरशाह मस्जिद कहाँ स्थित है? और ये ऑप्शन है पटना में। शेरशाह मस्जिद पटना में स्थित है। 139 है, गवर्नर जनरल ने कब बंगाल विभाजन को रद्द किया था? गवर्नर जनरल ने कब बंगाल विभाजन को रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में 12 दिसंबर 1911 को। तो ऑप्शन दीजिएगा डी, 1911 है तो ये 12 दिसंबर, और भी एप्रोप्रिएट डेट याद रखिए। और अगला, किस ऋतु में जदूर गीत होता है? बस ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है, याद रखना है जदूर गीत ये होता है बसंत ऋतु से संबंधित है। और इस प्रकार से हिस्ट्री भी समाप्त हुआ। इसके पहले हम लोग इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कर लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 का वीडियो भी हम लोग 5 नंबर का जारी करेंगे। ओके, गुड नाइट। आप लोगों को कोई भी सूचना प्राप्त करना है चंपारण आईएएस का, तो 91 28 13 23 20 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको अधिक से अधिक अच्छी तरह से जानकारी दी जाएगी। ओके।